हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग जो है फिफ्थ यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग मोबाइल रेडियो प्रोपगेशन की बात करेंगे। मतलब किस तरीके से आपके जो रेडियो वेव्स हैं वो प्रोपगेट होते हैं, ठीक है। और इन द जर्नी ऑफ द प्रोपगेशन क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉसेस आते हैं और किस तरीके से आप उन लॉसेस को रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं एक्चुअली रेडियो वेव प्रोपगेशन के, इसके बारे में ये पूरा यूनिट डेडिकेटेड है। तो ट्रांसमिशंस के बारे में इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोबाइल रेडियो प्रोपगेशन लार्ज स्केल पाथ लॉस से। द मोबाइल रेडियो चैनल प्लेसेस फंडामेंटल लिमिटेशंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, the transmission path between the transmitter and the receiver can vary from simple line of sight to one that is severely obstructed by buildings, mountains and foliage. सिंपल सी बात है, जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला कम्युनिकेशन भी हो सकता है। आपने एक बात की, रिसीवर तक सीधे बात पहुंच गई। और वो जो कम्युनिकेशन है वो ऑब्स्ट्रक्टेड भी हो सकता है, और ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। वो माउंटेन से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, बिल्डिंग से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है ना, इस फॉलियस से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस जिसके कारण आपका वेव जो है, आपकी जो प्रोपगेशन है वो प्रॉपरली ना हो, यही तो चैलेंज है उसका। Unlike wired channels that are stationary and predictable, radio channels are extremely random and do not offer easy analysis. Obviously, जब हम यही आप ये देखिए, सिंपल से अगर हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, जो हमारा लैंडलाइन फोन होता है, जब तक लैंडलाइन फोन की वायर ना कटे तब तक आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं मिलेगी जब आप बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जब हम मोबाइल पे बात करते हैं तो हमेशा जो है मोबाइल का टावर फ्लक्चुएट करता रहता है, आपके आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ उसमें फ्लक्चुएट करते रहती है, और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से ही आपको वॉइस जो है आती है, या सामने वाले रिसीवर एंड को आपकी वॉइस सुनाई देती है। आपके एंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरे यूजर के एंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जहां से आप बात कर रहे हैं या जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। तो किसी भी एंड में प्रॉब्लम हो, आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश तो होगा नहीं। आपको कॉल कट करना ही पड़ेगा, रिकनेक्ट करना पड़ेगा आपको कॉल, या फिर वेट करना पड़ेगा जब आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ पूरी आ जाए, ठीक है। तो एनालिसिस जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के केस में, रेडियो वेव चैनल्स के केस में इतना इजी नहीं होता है एज कम्पेयर टू वायर्ड केसेस। तो वायर्ड में क्या होता है, बिल्कुल इजीली हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और उसकी जो एफिशिएंसी है इन टर्म्स ऑफ द वॉइस ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं हम, वो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, ठीक है। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो जो आपको पता ही है ना, कि वायर्ड चीजों के क्या डिसएडवांटेज, ठीक है। इवन द स्पीड ऑफ मोशन इम्पैक्ट्स हाउ रैपिडली द सिग्नल लेवल फेड्स एज मोबाइल टर्मिनल मूव इन द स्पेस। जैसा मैंने आपको बताया, मॉडलिंग द रेडियो चैनल हैज हिस्टोरिकली बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ द मोबाइल रेडियो system design, and it is typically done in the statistical fashion based on measurements made specifically for an intended communication system or spectrum allocation. तो ऐसा नहीं होगा कि मैं भिलाई के क्राउड के लिए जो है जो एनालिसिस करूंगा, या उसके लिए जो मैं मेजरमेंट करूंगा वो ट्रू हो रायपुर के क्राउड के लिए भी, या वो ट्रू हो मुंबई के लिए भी, दिल्ली के लिए भी, कलकत्ता के लिए भी। हर जगह का मोबाइल का क्राउड अलग है, रेडियो वेव प्रोपगेशन का क्राउड अलग है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी मेजरमेंट वेरी करेंगी, और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस वेरी करेगा, और आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके रेमेडियल एक्शंस भी वेरी करेंगे, ठीक है। तो उसका इसीलिए बोला गया है कि कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम आप इंटेंड कर रहे हैं, कौन से स्पेक्ट्रम एलोकेशन की आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी सारी स्ट्रेटजी, ठीक। So we will start by this discussion, introduction to radio wave propagation. The mechanism behind electromagnetic wave propagation are diverse, but can generally be attributed to reflection, diffraction and scattering. तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग को बात करनी है, reflection, diffraction and scattering, ठीक है। Most cellular radio systems operate in urban areas where there is no direct line of sight path between the transmitter and receiver. आपको पता ही है क्यों नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े वहाँ पे ऐसी चीजें होती है जहाँ पे आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, एंड वेयर द प्रेजेंस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स कॉजेस सीवियर डिफ्रैक्शन लॉस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम वेरियस ऑब्जेक्ट्स।
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल अलोंग डिफरेंट पाथ्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स। ये भी एक बात है कि भाई रिफ्लेक्शन होगा तो जरूरी नहीं है कि जिस पाथ पे आपका सिग्नल चल रहा था उस पाथ पे ही वो क्या करेगा, आगे भी चलेगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पाथ है रिफ्लेक्शन के बाद वो कितना बड़ा या छोटा हो गया है। ठीक है, तो लेंथ भी वेरी करेगी उसकी। द इंटरेक्शन बिटवीन दीज वेव्स कॉजेस मल्टी पाथ फेडिंग एट अ specific location and the strength of the wave decrease as the distance between the transmitter and receiver increases। स्ट्रेंथ ऑब्वियसली घटेगी ना जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, propagation models have traditionally focused on predicting the average received signal strength at a given distance from the transmitter as well as the variability of the signal strength in close spatial proximity to a particular location। Propagation models that predict the mean signal strength for an arbitrary transmitter-receiver separation distance are useful in estimating the radio coverage area of a transmitter and are called large-scale propagation models। Since they characterize signal strength over large TR separation distances, इसलिए हम लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल को प्रेफर करते हैं। या लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल क्यों आया, क्योंकि आप ट्रांसमीटर और रिसीवर के जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे आपकी जो यूजफुलनेस मिलेगी आपको उस रेडियो कवरेज एरिया को डिफाइन करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और आपको डिस्टेंस के ऊपर ही एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या मेजर्स आप लेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में आप जो है ठीक से रेडियो वेव प्रोपगेशन कर पाए या ठीक से वायरलेस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड प्रोपगेशन मॉडल्स दैट कैरेक्टराइज द रैपिड फ्लक्चुएशन of the received signal strength over very short travel distances or short time durations are called small scale और fading models। तो दो अलग अलग तरीके के मॉडल हैं। ऊपर जो मैंने बात की वो लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल की बात है, और नीचे जो बात की गई है वो स्मॉल स्केल मॉडल की बात की गई है। As a mobile moves over very small distances, the instantaneous received signal strength may fluctuate rapidly, giving rise to small scale fading। The reason for this is that the received signal is sum of many contributions coming from different directions as described in चैप्टर। अब चैप्टर 4 मतलब जहाँ पे ये डिस्कशन किया गया है कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये जीएसएम में क्या क्या चीजें होती है और उसका प्रोपगेशन कैसे होता है, क्या क्या एंटीना कहाँ कहाँ पे लगा हुआ होता है, बीएसएस वीएससी का रोल, ये सारी चीजें। ठीक है, since the phases are random, the sum of the contributions varies widely। For example, obeys a ray life fading distribution। अब ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से रिलेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, in small scale fading the received signal power may vary by as much as 3 or 4 orders of magnitude, 30 to 40 dB, when the receiver is moved by only a fraction of a wavelength। As the mobile moves away from the transmitter over much larger distances, the local average received signal will gradually decrease, and it is this only average signal level that is predicted by large scale propagation model। ठीक है, तो जैसे जैसे मोबाइल मूव करता है आपके ट्रांसमीटर से ज्यादा डिस्टेंसेस पे, तो हमको एवरेजिंग करनी पड़ती है कि कितना सिग्नल जो है हमारे पास रिसीव हो रहा है, और ऑब्वियसली वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, पुअर होती जाएगी। और उस तरीके से हमको एक लोकल एवरेज सिग्नल निकालना पड़ेगा और प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके का हम लोग प्रोपगेशन मॉडल बनाएं। और क्योंकि ये डिस्टेंस लार्ज पे बेस्ड है, इसलिए लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल इसको बोला जाता है। Typically, the local average received power is computed by average signal measurements over a measurement track of 5 lambda to 40 lambda for cellular and PCS frequencies in the 1 GHz to 2 GHz band। This corresponds to measuring the local average received power over movement of 1 meter to 10 meter। ठीक है, अब फिगर 3.1 illustrates small signal fading and the slower large scale variation for the indoor radio communication system। ठीक है, जब इंडोर में हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तब नोटिस इन द फिगर दैट द सिग्नल फेड्स रैपिडली एज द रिसीवर मूव्स बट द लोकल कवरेज सिग्नल चेंजेस मच मोर स्लोली विद द डिस्टेंस। ठीक है, एक बार देखते हैं उस फिगर में क्या बताने की कोशिश की गई। फिगर 3.1, हाँ, तो ये टीआर सेपरेशन की बात की गई और इधर आपका रिसीव्ड पावर की बात की गई। तो मीटर के अकॉर्डिंग किसने कितना कितना आपका सेपरेशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये मेजर किया गया है कि आपका रिसीव्ड पावर जो है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है।
ठीक है, स्मॉल सिग्नल एंड लार्ज सिग्नल फेडिंग के बीच में एक डिफरेंस बताने की कोशिश की गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। This chapter covers large scale propagation and presents a number of common methods used to predict received power in the mobile communication system. Okay. एंड स्मॉल सिग्नल फेडिंग चैप्टर 4 में डिस्कस की गई है, हम लोग वहां पे जाएंगे और जब जब हम लोग स्मॉल फेडिंग मॉडल डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसमें किस तरीके से मॉडलिंग की जाती है। तो फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल एक टॉपिक है। द फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ व्हेन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैज क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट पाथ बिटवीन देम। तब ये प्रोपगेशन मॉडल काम आएगा जब सीधा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट रेडियो लिंक्स टिपिकली अंडरगो फ्री स्पेस प्रोपगेशन। तो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें जो कम्युनिकेशन होता है लाइन ऑफ साइट होता है। सैटेलाइट से जो चीजें आपको मिल रही हैं आपके रिसीवर बेस स्टेशन पे, उसका उनके बीच में, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट ही होना चाहिए, तभी आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन या माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। ये मोबाइल कम्युनिकेशन की तरह नहीं हो सकता। ठीक है, एट विथ मोस्ट as with most large scale radio propagation model, the free space model predicts that received power decays as a function of TR separation, transmitter receiver separation distance raised to some power. The free space power received by a receiver antenna which is separated from a radiating transmitter antenna by a distance d is given by the free space equation. तो फ्रीज ने एक इक्वेशन डिराइव किया, उस इक्वेशन से बताया कि भाई ये रिसीव्ड पावर है, उसको हम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका डेरिवेशन भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर हम पढ़ते तो ये उसका डेरिवेशन भी वहां पे किया जाता है कि रिसीव्ड पावर जो है किस तरीके से, क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की बात की जाती है। ठीक है, तो पीटी जो है वो ट्रांसमिटेड पावर है, पीआरटी जो है वो रिसीव्ड पावर है। जो फंक्शन है सेपरेशन का टीआर का, जीटी इज द ट्रांसमिटर एंटीना का गेन, जीआर इज द रिसीवर एंटीना गेन, डी इज द सेपरेशन बिटवीन टी एंड आर transmitter and receiver, L is the system loss factor not related to propagation, and lambda is the wavelength in meters. The gain of an antenna is related to its effective aperture AE by G। ये इस तरीके से हम aperture के अकॉर्डिंग जो है गेन को हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, the effective aperture AE is related to the physical size of the antenna and lambda is related to the carrier frequency obviously। तो lambda C by F से बताते हैं, 2 by C upon omega C, कोई नई चीज नहीं है, आप लोग जानते हैं इस चीज को। F जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, ओमेगा C जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी रेडियंस में है। पर सेकंड C is the speed of the light obviously in meter per second। The values of PT and PR must be expressed in same units and GT and GR are dimensionless quantities। ठीक है, the miscellaneous losses are usually due to the transmission line attenuation, filter losses, antenna losses in the communication system। तो एक तरीके से ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है कि आप जो है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में किस तरीके का पैरामीटर कंसीडर करोगे। ठीक है, the freeze space equation shows that the received power falls off as the square of the TR distance separation। This implies that the received power decays with the distance at the rate of 20 dB per decade। तो इनवर्स रिलेशन तो होगा ही होगा दोनों के बीच में, और स्क्वायर फॉर्म में, इसलिए 20 dB पर डिकेड का आपको लॉस मिलेगा, डिके मिलेगा। An isotropic radiator is an ideal antenna which radiates power with unity gain uniformly in all directions। आइसोट्रोपिक एंटीना को हम यूज करेंगे, आप लोग एंटीना भी पढ़ चुके हैं, एंटीना में आइसोट्रोपिक एंटीना के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं, और ये ऑफनली यूज्ड होता है क्योंकि इसका गेन जो है वो अच्छा होता है। और इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर EIRP इक्वल्स टू PT इंटू GT। PT मतलब ट्रांसमिटेड पावर ऑफ द एंटीना और GT मतलब गेन ऑफ द ट्रांसमिटर जो एंटीना है उसका। ये है मैक्सिमम रेडिएटेड पावर व्हिच इज अवेलेबल फ्रॉम अ ट्रांसमिटर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम एंटीना गेन एज कंपेयर टू ए आइसोट्रोपिक रेडिएटर। ठीक है, in practice effective radiated power is used instead of EIRP to denote the maximum radiated power as compared to the half wave dipole antenna। Since a dipole antenna has a gain of 1.64, ठीक है, 2.5 dB above an isotope, okay, the ERP will be 2.15 dB smaller than the EIRP for the same transmission line। In practice antenna gains are given in the unit of dBi और dBd, मतलब या तो आप आइसोट्रोपिक सोर्स की बात करेंगे या फिर आप हाफ वेव डाइपोल की बात करेंगे, तो उन टर्म्स में हम लोग इस यूनिट को डिफाइन करते हैं। कुल मिला के किस तरीके का आपको पावर मिलता है उसके बारे में बात की गई है एट द ट्रांसमिटर एंड। फिर पाथ लॉस की बात की गई यहाँ पे, द पाथ लॉस व्हिच रिप्रेजेंट्स सिग्नल एटेन्यूएशन एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी मेजर्ड इन dB। इट इज डिफाइंड
as the difference between the effective transmitted power and the received power. ऑब्वियसली भाई कितना पावर आपने ट्रांसमिट किया था, कितना आपको रिसीव हुआ, उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि लॉस क्या हुआ। ठीक है, एंड मे और मे नॉट बी इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ द एंटीना गेन्स, द पाथ लॉस ऑफ द फ्री स्पेस मॉडल व्हेन एंटीना गेन्स आर इंक्लूडेड इज गिवन बाय इस तरीके से tan log pt अपॉन pr। और आपको पता है पीटी का और पीआर का रिलेशन हम लोगों ने पिछले वाले पेज पे जो एक इक्वेशन था आई थिंक 3.1 उसमें डिफाइन किया हुआ है, वहां से रिप्लेस कर दी वैल्यू। व्हेन एंटीना गेन्स आर एक्सक्लूडेड द एंटीनास आर अज्यूम्ड टू हैव यूनिटी गेन। तब हम इस तरीके से उसको, जब आप गेन के इक्वेशन को हटा देंगे, आप यूनिटी गेन का अगर मान के चलेंगे तो जीटीआर जीआर को आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, तो आप इस तरीके से उसका इक्वेशन कर सकते हैं। ये हो गया पाथ लॉस का इक्वेशन इन डीबी। द free space model is only valid for PR values of D which are in the far field of the transmitting antenna. The far field or Fraunhofer region of a transmitting antenna is defined as the region beyond the far field distance DF। एक लिया गया है डिस्टेंस DF जिसको बोला गया, उसके बियॉन्ड हो अगर तब हम इसको फार फील्ड एंटीना बोलेंगे, ट्रांसमिटिंग एंटीना बोलेंगे, which is related to the largest linear dimension of the transmitter antenna aperture and carrier wavelength। ठीक है, तो फ्राउनहोफर डिस्टेंस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं 2d स्क्वायर अपॉन लैम्डा। डी है जो लार्जेस्ट फिजिकल डायमेंशन है आपके एंटीना का, और फार फील्ड में हम डीएफ जो है वो ग्रेटर देन डी होगा, ये एजम्पशन लेके हमको चलना। ठीक है, तो इस तरीके से बात की गई है आपके बेसिक इक्वेशंस की। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको लेने की जरूरत नहीं है कि फार फील्ड में कितना उसका कहना चाहिए, डीएफ को किस डी से कब ज्यादा लेंगे कब कम लेंगे, क्या क्वांटिटी होगी। बस आप ये समझ लीजिए कि पाथ लॉस आप किस तरीके से निकालते हैं, उसमें डी का क्या रोल है, अपर्चर का क्या रोल है, और लीनियर उसकी डायमेंशन और लेंथ का क्या रोल है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइंड द फार फील्ड डिस्टेंस फॉर एन एंटीना विच इज में with maximum dimension of 1 meter and operating frequency of 9 megahertz। तो d का वैल्यू आपको 1 मीटर दिया हुआ है, f की वैल्यू 9 मेगाहर्ट्ज है, आपको पता है लैम्डा c बाई f होता है, तो वहां से आपने निकाल लिया और इक्वेशन में आप सिंपली वैल्यू पुट कीजिए, आपको फार फील्ड डिस्टेंस मिल जाएगा 2d स्क्वायर अपॉन वहां से लैम्डा, और यहाँ से आपको मिल गई वैल्यू 6 निकली। ये न्यूमेरिकल भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.2, if a transmitter produces 50 watts of power, express the transmitter power in units of the dBm और dBw। ठीक है, वाट और मीटर दोनों में बताना है। 50 वॉट्स इज अप्लाई टू यूनिटी गेन एंटीना विद 900 मेगाहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी। फाइंड द रिसीव पावर इन डीबीएम एट अ फ्री स्पेस डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द एंटीना। पीआर कितना होगा 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, अज्यूम यूनिटी गेन फ्रॉम द रिसीविंग एंटीना। सारे जो चीजें हैं वो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड हैं, एज यू कैन सी। देखिए यहाँ पे पीटी दिया हुआ है, एफसी दिया हुआ है, आपको पीटी निकालना है डीबीएम में, तो 10 log पीटीएम अपॉन आपने कर दिया, यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 1 मेगावाट, और यहाँ से आपने डीबीएम में निकाल लिया उसको, बस यूनिट चेंज होंगे। अब यहाँ पे वॉट में दिया हुआ था, वॉट में मेजर कर रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ डीबीएम है, डीबी वॉट है। अब रिसीव पावर सॉरी कैन बी गिवन बाय यूजिंग इक्वेशन। तो रिसीव पावर का इक्वेशन आपको पता ही है, आप सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। डीबी में निकालना है तो आपको 10 log के टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जितने फॉर्मूलेस हम लोगों ने ऊपर पढ़े उसके ऊपर ही बेस्ड है ये न्यूमेरिकल। इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, पूछ सकता है। रिलेटिंग पावर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको नहीं पढ़ना है, ये भी कैन स्किप दिस, क्योंकि ये बिल्कुल उसका पार्ट है, आपके कहना चाहिए एंटीना का पार्ट है। एंटीना का पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का है एंटीना से क्या रिलेशन है, उसके ऊपर रिसीव पावर कैसे जो है वो डिपेंड करेगा। दिस वी विल नॉट इंक्लूड इन आवर डिस्कशन। जो है 3 बेसिक प्रोपेगेशन मैकेनिज्म है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिर्फ आज इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसकी डिटेलिंग पे जाएंगे। ठीक है, the 3 basic propagation mechanism, reflection, diffraction and scattering are the 3 basic propagation mechanism which impact propagation in a mobile communication system. These mechanisms are briefly explained in this section, and propagation models which describe 3 mechanisms are discussed subsequently in this chapter. ठीक है, तो हमको इन तीनों मैकेनिज्म को सेपरेटली डिस्कस करना है, और इसके प्रोपगेशन मॉडल को भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। Received power is generally the most important parameter predicted by large-scale propagation model based on the physics of reflection, scattering, and diffraction. Small-scale fading and multipath propagation may also be described by physics of these 3 basic
प्रोपगेशन मैकेनिज्म। तो लार्ज स्केल स्मॉल स्केल मॉडल हम लोगों ने शुरू में डिफाइन कर दिया। अब इन तीनों को समझ लेते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, एंड देन वी विल एंड दिस लेक्चर टुडे। Reflection occurs when a propagating electromagnetic wave impinges upon an object which has very large dimension when compared to the wavelength of the propagating wave. Reflections occur from the surface of the earth, from the buildings and the walls. जब भी आपका जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कहना चाहिए रिफ्लेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है जिसका जो डायमेंशन है वो आपके वेवलेंथ जो सिग्नल आ रहा है उसकी वेवलेंथ से ज्यादा हो, जो प्रोपेगेटिंग वेव है उसकी वेवलेंथ से ज्यादा हो उसका डायमेंशन, तो वो उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब कोई सिग्नल आ रहा है, वो बिल्डिंग से जैसे ही टकराता है, जैसे उसका कोलिजन होता है बिल्डिंग से, वहां से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। Diffraction occurs when the radio path between the transmitter and receiver is obstructed by a surface that has sharp irregularities, edges हों जिसमें, जहाँ पे एजेस होंगे वहां से क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, और जहाँ पे प्लेन सरफेस होगा, यहाँ जहाँ पे बिगर सरफेस होगा वहां से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। The secondary waves resulting from the obstructing surface are present throughout the space and even behind the obstacle, giving rise to bending of waves around the obstacle, even when a line of sight path does not exist between transmitter and receiver. ठीक है। At high frequencies, diffraction like reflection depends on the geometry of the object as well as the amplitude, phase and polarization of the incident wave at the point of diffraction. तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें। तो रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया। स्कैटरिंग क्या, स्कैटरिंग ऑकर्स व्हेन द मीडियम थ्रू व्हिच द वेव ट्रेवल्स कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स with dimensions that are small compared to the wavelengths and where the number of obstacles per unit volume is large. ठीक है। तो वो वेव जो ट्रेवल कर रही है वो ऐसे ऑब्जेक्ट को कंसिस्ट करती है जिसका डायमेंशन वो स्मॉल हो। वो रिफ्लेक्शन कब होगा, जब डायमेंशन ज्यादा हो। स्कैटरिंग कब होगी, जब जो डायमेंशन है वो स्मॉल हो। स्कैटर्ड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रफ सरफेसेस, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और बाय अदर इरेगुलरिटीज इन द चैनल। इन प्रैक्टिस फॉलिएज, स्ट्रीट साइंस एंड लैंप पोस्ट्स इंड्यूस स्कैटरिंग इन अ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सारी चीजों की वजह से स्कैटरिंग मैक्सिमम टाइम पे पॉसिबल होती है। तो ये हो गया तीन बेसिक मैकेनिज्म, रिफ्लेक्शन का, डिफ्रैक्शन का और स्कैटरिंग का। अब इसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से प्रोपगेशन मॉडल को डिफाइन करेंगे, लार्ज स्केल मॉडल और स्मॉल स्केल मॉडल कैसे डिफाइन होंगे, यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। वी विल डिस्कस in detail about the reflection, diffraction and scattering in the coming lecture. Thank you for watching this lecture.